हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट वे ऑफ लर्निंग परीक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी, ठीक है, वर्ण के ऊपर, व्याकरण के ऊपर, व्याकरण के अंदर का टॉपिक है हमारा वर्ण। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब जो हम देखेंगे, वर्ण विचार को आगे खोल दिया हमने, उसे बड़ा कर दिया। वर्ण विचार में वर्ण क्या चीज़ है उसके बारे में हम देखेंगे आज। तो वर्ण जो है, वर्ण की मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिख रखी है। डेफिनेशन में क्या है इसका, वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है, ठीक है, जिसके और टुकड़े नहीं रहते। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये जो हमारा छोटा आ है, ठीक है, अब छोटा आ को हम और कितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। छोटा आ जो है एक तरीके का हमारा लेटर, ये वर्णमाला का ये एक अक्षर है, ठीक है। अब इसे हम और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब जैसे कि आम लिखा है, ठीक है, आम को तो हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, आ प्लस माँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसे और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, आ प्लस आ, और इसे हम तोड़ सकते हैं आ प्लस माँ में, ठीक है। तो वही चीज़ कही है, आ है, आ एक क्या है, ये एक अक्षर है। कोई भी किसी भी अक्षर को हम और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो वही चीज़ का बात करेंगे यहाँ पे, वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते। आ है, आ, अब आपको कितना तोड़ोगे, नहीं तोड़ सकते। तोड़ोगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा या उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वही बात करेंगे, ये अब इससे दो प्रकार में डिवाइड करा गया। कौन से दो प्रकार में डिवाइड करा गया है, चलिए हम ये देख लेते हैं। पहला जो है हमारा वो क्या है, स्वर है। दूसरा है हमारा व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन किस में आते हैं, वर्ण में आते हैं, ठीक है। अब वर्ण में देख लेते हैं, जो स्वर है, स्वर क्या चीज़ है, स्वर में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में देखते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र होते हैं। यानी कहने का मतलब, ये तात्पर्य यहाँ पे बस इतना सा है कि स्वर जो है वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरा पॉइंट में लिख रखा है, किसी पर निर्भर नहीं है। स्वर जो है किसी पर निर्भर नहीं है, और व्यंजन जो है वो निर्भर होते हैं, किस पर, स्वर पर निर्भर होते हैं। अब इसमें थोड़ा मुख्य मुख्य जो है वो हम देख लेते हैं। स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले तो ये मालूम होना चाहिए, VOWEL। स्वर को हम वॉवल्स बोलते हैं, ठीक है, एस, क्योंकि इसमें इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी वैसे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद में अब स्वर को आते हैं। स्वर को हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि स्वर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने स्वर होते हैं, ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं इसमें, ठीक है, और जो इसमें अन्य स्वर हैं, ठीक है, टोटल 11 हैं, कुछ शुद्ध स्वर हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है उन्हें हम देख लेते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है, स्वर पर निर्भर, स्वर किसी पर स्वर निर्भर नहीं होते, ठीक है। या दूसरे पॉइंट में या तीसरे पॉइंट में हम इसमें लिख सकते हैं कि किसी की सहायता से नहीं बोले जा सकते, ठीक है, किसी की सहायता सहायता से नहीं बोले जा सकते, नहीं बोलते, ठीक है। कहना मतलब ये है, ये स्वयं खुद पर डिपेंड होते हैं। जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, इसमें कहा गया किसी पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि किसी की सहायता से बोल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि स्वरों की सहायता से बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्वरों की सहायता से बोलते हैं, सहायता से बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, स्वर जो है हमारे शुद्ध स्वर कितने होते हैं और अशुद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं पहले। टोटल स्वर जो माने गए हैं, ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। वो किस कैटेगरी में डिवाइड है, चलिए हम उसे हम देख लेते हैं। हिंदी में शुद्ध स्वर जो मैं लिख रहा हूँ, इसके वर्डों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो मैं शब्द लिख रहा हूँ, इनके वर्डों, मतलब इन शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिए। हिंदी में शुद्ध स्वर कितने होते हैं, शुद्ध स्वर, हिंदी में शुद्ध स्वर जो होते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ 10 होते हैं। अब कौन कौन से 10 होते हैं, चलिए इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, छोटा आ, ठीक है, इसे आ से अनार, फिर आता है हमारा बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ए, फिर आए, फिर ओ, और फिर
ये हमारे क्या है, ये हमारे शुद्ध स्वर हैं। ठीक है, जिस चीज़ में आपको ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ इस चीज़ पे दे रहा हूँ कि शुद्ध स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, शुद्ध स्वर 10 होते हैं, कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब छोटा छोटी, छोटा बड़ा छोटी, छोटा छोटी बड़ी, छोटा बड़ा ऋषि। अब यहाँ पे मिस क्या है हमारा, ऋषि। ठीक है, ऋषि जो है हमारा क्या है, ऋषि हमारा अशुद्ध स्वर है, अशुद्ध स्वर है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो रहा है ये भी आपको होता है। क्वेश्चन इस तरीके पुटअप होता है कि हिंदी में शुद्ध स्वर कितने हैं, 10 आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारा चेंज हो जाएगा 11, क्योंकि इसमें शुद्ध और अशुद्ध की बात नहीं करी गई है। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन इसी में पुटअप हो सकता है इस तरीके से, हिंदी में शुद्ध कह रहा हूँ, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या। अब यहाँ पे किसकी बात करी गई है, कुल स्वरों की संख्या। कुल स्वरों की संख्या का मतलब है यहाँ पे 11। ठीक है, 11 मतलब इसमें ऋषि भी हमारा इंक्लूड हो गया। ऋषि यानी ये छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋषि, ए ऐ ओ औ। ठीक है, अब इसमें आप लोग कुछ और सोच रहे होंगे, क्या चीज़, कि हमने अभी तक जो छोटे में पढ़ा है वो एक अंग भी पढ़ा है और इसी में और आ भी पढ़ा है। ठीक है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अंग और आ जो हैं ये हमारे स्वर नहीं है। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ ये जो हमारे राइटर हैं श्री कामता प्रसाद गुरु जी, उनके अकॉर्डिंग बताता हूँ। काफ़ी फेमस राइटर हैं और काफ़ी बढ़िया राइटर हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ये जो है ये स्वर नहीं, ये क्या है, अयोगवा। कौन से स्वर कहलाते हैं, ये अयोगवा स्वर हमारे कहलाते हैं। सीधा कर देता हूँ, कौन से कहलाते हैं हमारे ये, अयोगवा। अंग आ जो है हमारे टोटल अयोगवा कहलाते हैं। इन्हें और इसे मिला के, उनको मिला के अब आते हैं 13। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होगा, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11। अब क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, स्वरों की संख्या, सिर्फ स्वर पूछे गए हैं। ठीक है, स्वर की कैटेगरी में इन्हें भी रखा गया है, लेकिन ये स्वर नहीं माने गए श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, लेकिन जो अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है तो हमें 11 ही लगाने हैं, लेकिन बचपन से हम इन्हें ही पढ़कर आए तो उन्हें मिला के हमारे कितने हो जाते हैं, 13। ठीक है, ये था हमारा इसका क्वेश्चन। अब इसमें जो और चीज़ देखने वाली बात है वो, इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर मैं ये व्यंजनों को समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अब एक दो पॉइंट्स और बचे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, चलिए हम व्यंजन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और व्यंजन में क्या है, व्यंजन में कहा गया है व्यंजन अस्वतंत्र होते हैं, यानी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, किसी पर निर्भर होते हैं, यानी स्वर पर निर्भर होते हैं ये। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन कितने होते हैं हमारे, व्यंजन जो हैं हमारे वो 39 हैं। ठीक है, व्यंजन हमारे 39 हैं। और एक चीज़ और इसमें बताने वाली बात है, वो बताने वाली बात ये है कि बिना स्वरों की सहायता है जो अगर हम व्यंजन को लिखेंगे तो उसमें नीचे हा आएगा। जैसे व्यंजन जो हमारे स्टार्ट होते हैं का से स्टार्ट होते हैं और ज्ञा तक जाते हैं। ठीक है, मुख्य व्यंजन कितने हैं हमारे, मुख्य व्यंजन का से लेकर ना तक ही जाते हैं। अब जैसे कि जो हम का लिखेंगे, इसमें ये का लिखा, अब इसमें क्या चीज़ है, हम नॉर्मल लिखें, जैसे सिर्फ मैंने सिर्फ का लिख दिया। ठीक है, अब का को बोलो का, आ की ध्वनि ऑटोमेटिक आ रही है का। ठीक है, अब जो अगर हम इसमें से स्वर निकाल देते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, का और नीचे हलन लगाएंगे। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे क, क्या पढ़ेंगे, क क। मतलब अब इसमें आके ध्वनि नहीं है, वैसे नॉर्मल क्या पढ़ते हैं, का ख ग घ, इस तरह पढ़ते हैं। अब क्या है, जब का पढ़ेंगे, जब हलन लगा हुआ इसमें का, इसमें जो आ की ध्वनि है वो निकाल दी गई है, यानी कि हमने आ की ध्वनि इसमें से खत्म कर दी गई है। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब था इसमें। अब स्वरों में देख लेते हैं, स्वरों में क्या चीज़ है। ठीक है, स्वरों में जो है वो बताया गया है कि
सारे स्वर, जितने भी स्वर होते हैं, ठीक है, सारे स्वर क्या कैसे होते हैं, सारे स्वर सघोष होते हैं, सघोष, ठीक है। अब आगे चल के आएगा सघोष क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, तो उससे उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना देख लीजिए, जो उसमें पॉइंट्स हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ। सारे स्वर कितने होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं वो सब सघोष होते हैं। अब व्यंजनों में कुछ सघोष होते हैं, कुछ अघोष भी होते हैं, ठीक है। और इसी में कुछ और देखने वाला है। वो देखने वाला पॉइंट हमारा ये है कि स्वर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं और व्यंजन को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे पुटअप होते हैं, इसलिए मैं आपको डिफरेंस करके बता रहा हूँ कि कितने इसका क्या डिफरेंस है, ताकि कंपैरिजन जब करते हैं तो हम लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। तो वही है, जो स्वर होते हैं, स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं हम, अच, आ और चा पे नीचे ये हलंत लगा हुआ है, स्वर को संस्कृत में अच बोलते हैं। अब व्यंजनों को संस्कृत में क्या बोलते हैं, व्यंजनों को संस्कृत में बोलते हैं हम, इसे अच बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं हल, हा और ला, हल, हल, इसमें हलंत लगा हुआ, इसलिए आपका आगे दोनों निकालें से लगाएंगे, हल, 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 मतलब कहने वाला संस्कृत जितने होते हैं ना उसमें हलंत लगी होती है इस तरीके से। ये हो गया, एगस्टॉफियस हो गया, इसे हम अपूर्ण विराम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके, और इसी में और भी आ जाती है इस तरीके से, चंद्रबिंदी हो गई हमारी, सिर बिंदी हो गई, एक इस तरीके से हो गई। तो ये सब है, ये सब आगे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकायदा डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। अभी जो हमारा टॉपिक है स्वर और व्यंजन, उससे अच्छे तरीके से देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये थे हमारा स्वर और व्यंजन के डिफरेंस, कि क्या क्या स्वर और व्यंजनों में हमारा डिफरेंस है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देख लेते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं, स्वर जो मैंने बताया आप लोगों को, कितने बताए थे स्वर, स्वर हमारे टोटल 11 होते हैं, ठीक है। और मतलब टोटल अंग आँख में मिला के हमारे हो जाते हैं 13, और इधर कितने हैं 39, और ये कितने व्यंजन कितने हैं हमारे 39, ठीक है। अब इसमें जो 13 है, इस चीज़ का बहुत, इसमें जो हमारे स्वर डिवाइड करे गए हैं वो कितने में डिवाइड करा गया है, 10, फिर 11 आया, फिर 13 आया। 10 में क्या है हमारा, आ से लेकर औ तक है, जिसमें ऋषि गायब कर दिया गया। जो ये 10 जो हमारे, ये क्या है हमारे शुद्ध स्वर है, ये अशुद्ध स्वर है, इसमें हमारे अंग और आ और जोड़ दीजिए। इसे पूरा मैं एक बार डिटेल में देता हूँ, जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए, ओ, औ, और अब आया अंग, अब आया आ। अब इसमें इसको हम अलग कर देंगे और इसको हम अलग कर देंगे, ठीक है। इसे हम ज़रा देख लेते हैं, किस तरीके से देखेंगे, एक सेकेंड अभी बता रहा हूँ। इसे जो हम देखेंगे वो इस तरीके से देखेंगे कि जो हमारे आ से लेकर औ तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसको हमने हटा दिया, ये हमारे 10 हो गए। ये कितने हो जाते हैं हमारे शुद्ध स्वर, ठीक है। अब इसको भी जो अगर हम जोड़ लेते हैं +1, ठीक है, तो हमारे हो जाते हैं 11 स्वर। अब क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, हिंदी में शुद्ध स्वर कितने होते हैं, हिंदी में शुद्ध स्वर हमारे 10 होते हैं, ठीक है। और हिंदी में अशुद्ध स्वर कितने होते हैं, तो हमारे 11 हो जाएंगे। अब आएगा कि एक क्वेश्चन वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, क्वेश्चन इस तरीके से पूरा होता है। अब हमारे इसमें अंग आ भी जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि पूरा जितने भी ये हुए और +2, तब मिला के हमारे कितने हो गए 13, और 13 और 39 मिला के हमारे टोटल कितने हो गए 52, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे 52 बनाएगा कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो आएगा हमारा कितना 52। क्वेश्चन आएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है 13,
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। हिंदी वर्णमाला में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 10। हिंदी वर्णमाला में शुद्ध स्वर कौन सा है? तो एक है। कौन सा है? ऋषि। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वर्णमाला पर आते हैं और वर्णमाला को और बड़े तरीके से डिस्क्राइब करके फिर पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमारी नई स्लाइड है। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक स्केलेटन सा बना हुआ है। फिलहाल मेरी ड्राइंग कुछ खास नहीं है, बस समझाने के लिए आप लोगों को बनाया है। तो इसमें क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में देखेंगे। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो है कि व्यवस्थित क्रम, कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे छोटा है, बड़ा है, ठीक है, इस तरीके से हमारी वर्णमाला लिखी गई है। तो कभी इस चीज़ से विचार करा है कि हम पहले का लिखते, फिर आ लिखते, ठीक है, फिर ज्ञा लिख देते, ठीक है, फिर बड़ा आ लिख देते, फिर चा, छा, फिर जा, इस तरीके से लिखते। फिर यहाँ पर आता हमारा आती ई, फिर बड़ी, इस तरीके से। कभी विचार करें या इस चीज़ पे कि वर्णमाला जो है एक व्यवस्थित क्रम में लिखी गई, लेकिन क्यों लिखी गई है, किसकी वजह से लिखी गई है? जैसे छोटा बड़ा तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़कर आ रहे हैं, इसे अभी रेस कर देते हैं। ठीक है, हमारी जो वर्णमाला स्टार्ट होती है का से, का होता, फिर आ होता, फिर ज्ञा होता, फिर बड़ा, फिर चा, फिर छा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से क्यों लिखी गई? हम उसे आगे पीछे करके क्यों नहीं लिख सकते? एक व्यवस्थित क्रम से ही क्यों लिखी गई इसे? इसका एक मुख्य कारण है। वो क्या कारण है? ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये वो इसीलिए बनाया है कि जो हमारी वायु होते हैं, जैसे अभी एट अ प्रेजेंट टाइम पे मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे का बोल रहा हूँ, का बोला तो हमारे पेट से आती हुई जो एयर आती है या फिर जो वायु आती है हमारे अंदर से आते हुए फिर गले में आती है, गले से जाने के बाद फिर हमारे मुंह से निकल रही, जो मैं आप लोगों को इस टाइम पे बोल रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। जो हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है ना, तो सबसे पहले वो किसे छूती है? जो हमारे अंदर से वायु आती है वो किसे छूती है? सबसे पहले वोकल कॉर्ड में आती है, सबसे नीचे जो यहाँ पर होता है। कभी देखना इस तरीके से, ऐसे गर्दन ऊपर उठाओ और गर्दन ऊपर उठाने के बाद में इस तरीके से करके देखना, यहाँ पे नीचे गड्ढा सा आता है, यहाँ पे होता है हमारा वोकल कॉर्ड, इंग्लिश से हम बोलते हैं। ठीक है, जिसे, ठीक है, और उसके बाद में फिर वहाँ से टच होते हुए हमारी हवा ऊपर आती है, फिर ये होता है हमारा कंठ। तो वही बात करी गई है यहाँ पे भी कि हमारी हवा, यानी ये नीचे हमारा शरीर है पूरा, ठीक है, इधर यहाँ से हम कुछ बोलना शुरू किए और यहाँ से हमारी गई, सबसे पहले जो टच होती है वो यहाँ पे इस तरीके देखिएगा, एक कंठ ऐसा होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कंठ, ये यहाँ पे देखिए एक मोटा मोटा सा लगता है, तो उठा उठा सा, देखिए ये आप लोग सब लोग अपने करके देखना, ये यहाँ पे होता है एक, जब हम बोल रहे हैं तो वो ऊपर नीचे हमारा जिगजैग मोशन में हिलता रहता है, उसी चीज़ की बात करेंगे। यानी कि ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा कंठ। ठीक है, तो सबसे पहले किसे, जो हमने बोला वो सबसे पहले किसे स्पर्श करा? कंठ को स्पर्श करा। ठीक है, फिर कंठ के आगे होता है हमारा मूर्धन, फिर ऊपर होते तालु, जीभ के ऊपर तालु। ठीक है, इस तरीके से स्पर्श करते हुए आते। तो इसी वजह से जो हमने लिखा है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है हमारी? आ से इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि जो आ की ध्वनि है, ठीक है, ये इसमें कोई हलंत की जरूरत नहीं होती। ये क्या किस तरीके से होती है? अमात्रिक भी होती है, अमात्रिक। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसे अमात्रिक बोलते हैं। अब बड़ा बोला हमने, उसमें दो आ जाते हैं हमारे। तो वही बात करी गई है कि कहाँ से हमारी हवा होगा, मतलब इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या चीज़ है। वही मैंने कहा, वर्णों का उच्चारण स्थान का क्रम, कि इन्हें जो है एक क्रम के हिसाब से बद्ध क्यों करा गया, आगे पीछे करके क्यों नहीं लिखा गया। वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिस स्थान से वायु पहले छूती है वो पहले, जो बाद में छूती है वो बाद में। यानी कि जब हम बोल रहे हैं, बोलने में सबसे पहले जिसे छू रही है हमारी वायु, बोलने में सबसे पहले वायु जहाँ टच हो रही है उसी चीज़ को सबसे पहले बोलेंगे। सबसे पहले हमारी वोकल कॉर्ड आती है, वोकल कॉर्ड से ऊपर उठकर आता है हमारा कंठ। ठीक है, कंठ के अंदर आता है तालब, तालब के अंदर आता है मूलधन। ठीक है, फिर आते हैं हमारे दंत, दांत, टीथ, फिर आता है ओष्ठ, हम ओठों से बोल रहे हैं। ठीक है, तब कि ये पूरा एक व्यवस्थित क्रम में बना हुआ, तो उसी चीज़ की बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं स्वर लिख रहा हूँ, इनका उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं उसे देखते हैं जरा। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। ये है हमारा छोटा, फिर आता है बड़ा, फिर छोटी ई, फिर आती है हमारी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, फिर ए, फिर आए, ओ और
के देखिए, खुद बोल के देखिए। आ, जब हम सिर्फ आ बोले आ तो हमारा कंठ हिलता है। आ आ आ, ई बोली, ई में क्या हमारे दांत आ रहे हैं, और ई जो हमारी टंग है वो दांतों के पास आ रही है। ई ई आ जी वहीं की वहीं रह रही है। तो यानी कि जो हमारा आ जो है, ठीक है, ये जो है, ये ध्वनि कहाँ से आती है? हमारी आती है कंठ से। यानी जो हमारी सबसे पहले जो हवा आती है, यानी जो एयर आती है, वो सबसे पहले किसे टच करती है? कंठ को टच करती है। तो हमारी जो आ की ध्वनि है वो कंठ से निकलना शुरू होती है। उसके बाद फिर आता है ई की बारी। अब ई की बारी आती है, ई कहाँ से? कंठ के ऊपर क्या आता है? हमारा तालव्य, ठीक है। तो वहीं से आती है हमारी ई। इस तरह बोल के देखिए एक बार। उंगली लीजिए, फिंगर टच करिए यहाँ पे, फिर बोलिए वाइब्रेट कर रहा है। फिर ई में क्या है? जो हमारा तालु होता है वो ये है, इस तरह खींचिए ई में क्या है? ये चीज़ है, ये चीज़ हमारी बाहर निकलती है, इसको हम बोलते हैं तालु। ई, ये चीज़, ठीक है। तो ये जो है हमारा ई जो है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई? हमारी कंठ से हो गया। ई हमारी किससे हो गई? तालु से, और जिसको हम बोलते हैं तालव्य, ठीक है। अब आता है हमारा उ। अब इसमें एक बार मैं आप लोगों को पूरा बताया था, लेबल करिए कि कंठ कहाँ पर है, तालु कहाँ पे है, ठीक है। ये जो है हमारा तालु है, तालु, या जिसे हम तालव्य बोलते हैं, ठीक है, और इसे तालु भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारी ये देखिए थोड़ी है, और ये जो है मुंह है, और मुंह के बाद में ये जो है हमारी जीवा है। क्या है? जीभ, ठीक है, जिसे दूसरी भाषा में जीवा भी बोलते हैं। उसके बाद में जीवा के ऊपर ये जो है, ठीक है, तो जीवा के ऊपर है, इसको हम बोलते हैं क्या? ऊपर। जीभ है, ऐसे नॉर्मल है ये, ठीक है, और जीभ है जहाँ पे हमारी टंग है, टंग के ऊपर देखिए, ऊपर टच करिए, ड़ा, ड़ा बोलते हैं, ड़ा। तो आ ई उ ऋषि, ऋषि बोलते। तो भाई जो जो टंग है वो ऊपर आती है, ऋषि, जो ऊपर वाला पोर्शन है, जीभ को हम ऊपर लगाइए, एक चिकना चिकना सा आ रहा है, वही चीज़ है, वो हमारी क्या आता है? सॉरी, कुछ गलत कर दिया मैंने, नाम है आपका? एक सेकेंड। सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी किसी कारणवश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जहाँ कहाँ पर थे हम लोग? ये हमारा कंठ हो गया था। कंठ के ऊपर हमारा क्या होता है? कंठ के ऊपर जो होता है वो हमारा तालु होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर जीवा की बात हो गई थी, ये हमारी जीवा हो गई, और जीवा के जो ऊपर का भाग होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? मूर्धन्य। जीवा के ऊपर के भाग मूर्धन्य हो गया। अब जो हमारा माउथ है, मुंह है, मुंह के पास में ही लिप्स हो गए, ठीक है, इन्हें होस्ट बोलेंगे, और मुंह के अंदर से ओपन करेंगे तो हमारा दांत होगा। तो यहीं पर हम दांत का कर देते हैं, ठीक है, और यहीं से हम होस्ट का निकाल देते हैं। होस्ट, जिसे हम अपनी भाषा में होंठ बोलते हैं, इंग्लिश में लिप्स बोलते हैं, ठीक है। दांत, और इसका है दंत, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे देख लेते हैं, जो हमारा आ की बात थी, बताया था मैंने, आ कंठ से हो गया, ई तालु से हो गया। अब आता उ, बोलिए उ। हमारे कहाँ? ओठों की बात आ रही है, तो यानी कि इसका उच्चारण स्थान हमारा हो गया ओष्ठ। संस्कृत में बोलते हैं ओष्ठ, और नॉर्मल ओठ या फिर ओंठ भी बोलते हैं, अलग अलग उच्चारण है। इसे सही प्रोनाउंसिएशन है इसका ओष्ठ, ठीक है। उसके बाद में ऋषि। अब ऋषि को बोलिए ऋषि। ऋ, हमारी जो जो टंग है वो ऊपर जाती है, और तालु से लगने से पहले एक एयर निकलती है बाहर, ठीक है, तो यानी ऊपर टच हुई, तो ऋषि, ठीक है। तो ऋषि का उच्चारण हमारा किससे हो गया? मूर्धन्य से, ठीक है। सीधा लिख दीजिए।
मूर्धन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब बचता है हमारा ए और आई। इसे देखने वाला है और ये भी हमारा देखने वाला है कि ये कहाँ से उच्चारण हुआ, इसका किस तरीके से उच्चारण हुआ, इसका देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा ए और ए जो है ये किससे बना है मिलके, ठीक है। छोटा ए जो है आ प्लस ई, छोटी ई से मिलकर हमारा बना है क्या, ए, यानी इसमें संधि हुई है, ठीक है। अब आई को बोल के देखिए, आई 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 आई, ए की मात्रा आ रही है, यानी कि ए आ रहा है आखिरी में उच्चारण में, ठीक है। और ए जो है हमारा वो बना है हमारा किससे, आ प्लस ए से, हो गया हमारा आए, ठीक है। तो ये किससे मिलके बन रहे हैं, इस चीज़ को देखिए, आ और ई, आ और ई, कंठ और तालु। जब कंठ तालु से मिलके बने तो ये क्या बन जाएंगे, इसको बोलेंगे हम कंठ तालव्य, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंठ तालव्य, ठीक है। क्या हो गया हमारा ये कंठ तालव्य, ठीक है। अब बचता है हमारा ओ और औ। ओ और औ को देख लेते हैं, ओ और औ में क्या है, ये किससे बन के मिला है। इससे पहले हम तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आए। ओ को, ओ जो है हमारा टूटेगा, किससे टूटेगा, ए से और आ और ऊ से, आ प्लस ऊ, आ और ऊ को बोलिए, औ औ औ औ, ओ की मात्रा आ रही है, औ औ औ। तो ये हमारा किससे बन के मिला है, ओ, आ और ऊ से मिलके यानी औ। औ जो है ये हमारा बना है आ प्लस ओ से, ये हो गया हमारा औ, ठीक है। अब आ क्या है कंठ, ऊ क्या है ओष्ठ, तो ये जो है कहाँ से निकलना शुरू हुई, कंठ और ओष्ठ मिल गए आपस में, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कंठोष्ठ, ठीक है। कंठ ओष्ठ, देख सकते हैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कंठ कंठोष्ठ, ठीक। यानी कि ये दोनों जो है हमारे किससे। अब एक बार मैं फिर से पूरा एक बार रिवीजन मार देता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से देख लेते हैं। वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। तो ये हमने एक स्केलेटन बनाया था, ठीक है, जो अपनी कॉपी थी, उसमें नीचे का ये हमारा कंठ था, ये ऊपर का तालु है, ये ओष्ठ है, ये दांत है, ये मूर्धन है और ये जीवा है, ठीक है। अब इसमें जो हमने आ और औ की बात करी है, ठीक है, आ और ओ जो है हमारे कंठ से निकलते हैं, तो इसलिए हमने इसे कंठ बोला है। और आ ई जो है इसे तालव्य से बोलते हैं, यानी अकंठ से ऊपर वाला जो भाग होता है। ऊ और औ जो है ये ओष्ठ से निकलते हैं हमारी, ठीक है। जब ऊ और ओ को बोलेंगे तो हमारे ओष्ठ जो है अपने आप वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। ऋषि को मूर्धन हो गया, ए को क्या हो गया हमारा कंठ तालव्य हो गया। अब ओ और औ जो है, ओ और औ जो है हमारा वो क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया। और ये इसका जो संधि विच्छेद कर दिया तो हमारा आ और ऊ से हो गया और इसका आ और औ से हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।